नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 19 लेके आ चुका हूं। पार्ट 19 का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी स्थापना 1995 में की गई। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना एग्जैक्ट कब की गई, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी, पूरी डेट आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 1995 को की जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो डब्ल्यूटीओ है इसका पुराना नाम क्या था। तो डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम था गेट। अच्छा, गेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेट परीक्षाओं में गेट की फुल फॉर्म जो है वो सीधी पूछी जाती है। तो अगर बात करें गेट की, तो गेट का जो पूरा नाम है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बहुत दफ़ा ये फुल फॉर्म टेट परीक्षाओं में सीधी पूछी जाती है कि गेट का पूरा नाम क्या है। तो गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और अगर बात करें गेट की, तो गेट की स्थापना होती है आपके 1948 में, और गेट का जो नया नाम है वो क्या कर दिया जाता है, डब्ल्यूटीओ। तो सीधा क्वेश्चन आता है, या तो पूछते हैं डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम तो बोलेंगे गेट है, और अगर बोलेंगे गेट का नया नाम तो क्या है, डब्ल्यूटीओ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय पढ़ने से पहले अगर आप भी एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। जो क्लास लाइव रहने वाली है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है, और अभी तक जो हमारे बैच में क्लासेज हुई है वो आपको फ्री रिकॉर्डेड मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्री हैंड रिटन नोट्स, वो हैंड रिटन नोट्स जिस हैंड रिटन नोट से हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप ज़रूर एक बार कांटेक्ट करें और हमारी क्लासेस को जरूर परचेज करें। वापस आते हैं, विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, और ये जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है। तो नोगोजी ओकोंजो, ये एक महिला है, पहली अफ्रीकी महिला। अगर मैं कहूँ नोकोजी ओकोंजो इवोल, तो ये नाम आपको याद रखना है, खाली याद रखना नोगोजी ओकोंजो। तो नोगोजी ओकोंजो जो है वो विश्व व्यापार संगठन की क्या है, प्रमुख है, इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन में कुल देश कितने हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 देश है, इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए बाल की खाल यहाँ पे हर क्वेश्चन की निकाल दी जाती है, हर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आपको भी मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक, सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। तो आइए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता कौन है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है आपका प्रेसिडेंट, और लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है, इसको जो प्रेजाइड्स करेगा वो कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन जो मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में भारत की जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। तो ओम बिरला जो है वो क्या है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, इस बात को आपने याद रखना है। हर एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात परीक्षा में पूछी जाती है। बात करें भारत की राष्ट्रपति की, तो भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, ये क्वेश्चन तो सबको ही आ जाएगा। फिर
पिछले कल ही हाल ही में क्या हुआ है, भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ये क्वेश्चन इस बार की टेट परीक्षाओं का सबसे हॉट क्वेश्चन रहने वाला है। सीधा क्वेश्चन इस बार की टेट परीक्षाओं में ये आएगा, ये बात आप लोग मेरी याद रख लेना। सीपी राधाकृष्णन, तो सीपी राधाकृष्णन क्या बना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार की टेट परीक्षाओं का रहने वाला है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन क्या बने हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन किसी पेपर में टेट परीक्षाओं में ही पूछ लेगा कि ये जो सीपी राधाकृष्णन है वो भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, इस बात को आपने याद रखना। और त्यागपत्र भी जो है वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। फिर क्वेश्चन आएगा जो सीपी राधाकृष्णन है उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जगदीप धनखड़। भाई जगदीप धनखड़ का स्थान लिया है आपका सीपी राधाकृष्णन ने, इस बात को आपने याद रखना है। तो जगदीप धनखड़ के स्थान पे भारत के नए जो आपके उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं सीपी राधाकृष्णन, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, लोकसभा के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, सॉरी संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो अगर बात करें लोकसभा की, लोकसभा और आपका राज्यसभा, मैं आरएस यहाँ पे नोट करता हूँ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। तो लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, और लेकिन अपर हाउस जो कहा जाता है, उच्च सदन जो है वो किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रथम सदन किसको कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन, और राज्यसभा को जो कहा जाता है वो द्वितीय सदन कहा जाता है, मतलब कि दूसरा सदन है। फिर क्वेश्चन परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है कि अस्थायी सदन, आपका जो नॉन परमानेंट जो हाउस होता है वो कौन सा होता है, तो लोकसभा। लोकसभा क्या होता है, आपका नॉन परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन आपका जो स्थायी सदन संसद का होता है, परमानेंट जो हाउस होता है वो होता है आपका राज्यसभा, क्योंकि जो राज्यसभा होता है उसको भंग किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। अगर बात करें लोकसभा की, तो यहाँ पे अधिकतम जो यहाँ के लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है, सीधा क्वेश्चन ये टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, और वर्तमान में जो है वो लोकसभा में कितने सदस्य बैठते हैं, 543 बैठते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टेट परीक्षाओं के लिए। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यसभा में जो है वो अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य बैठते हैं, लेकिन वर्तमान में जो बैठे हैं सीटिंग है वो 245 की है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन बना लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। तो भाई जो भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। और नरेंद्र मोदी जी क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष हैं, जिसको एनडीएमए भी इसको कहा जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो प्रधानमंत्री क्या है, इसके अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी टेट में पूछा गया है, और एक वीडियो मैंने बनाई थी और वहाँ बताया था कि डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है। और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो गलत करवा देते हैं। तो याद रखना है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वो आपके कौन है, वो आपके प्रधानमंत्री है। देखिए जो आपका एनडीएम है, अगर इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो एनडीएम में जो ये एक्ट आया था ये 2005 में आया था। आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट है ये 2005 के तहत आया था, और इसको जो लागू किया गया था वो बाद में राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट की जब इसमें सहमति होती है तो 2006 में इसको लागू होता है बाद में ये। और अगर बात करें, सीधा क्वेश्चन कभी टेट परीक्षाओं में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री है जिनको लगातार तीसरे बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको 3 बार बनाया गया। और फिर है आपके कौन से, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री है जिनको लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। और अगर बात करें भारत के गृह मंत्री कौन है, ये कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, लेकिन आप कॉमेंट बॉक्स में
आंसर बहुत कम बताते हो, इसीलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। भारत के गृह मंत्री वर्तमान में जो है वो अमित शाह जी है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अमित शाह कौन है। तो अमित शाह जो है वो वर्तमान में भारत के क्या है, भारत के गृह मंत्री है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें भारत के रक्षा मंत्री की, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर भारत के है वो है राजनाथ सिंह। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, किसी ना किसी टेट परीक्षाओं में आपको ये नाम परेशान कर सकते हैं। तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है। अगर बात करें वित्त मंत्री की, वित्त मंत्री भी पूछा जाता है, तो वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन क्या है, भारत की वित्त मंत्री है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कौन है, परिवहन मंत्री आपकी नितिन गडकरी है। तो गृह मंत्री भी हमने देख लिया, हमने रक्षा मंत्री देख लिया, हमने वित्त मंत्री देख लिया और परिवहन मंत्री भी देख लिया। यहाँ से आपका, और स्वास्थ्य मंत्री हमारे हिमाचल से आते हैं, कौन है, जगत प्रकाश नड्डा। तो जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, ये क्या है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। तो सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि बंगलुरु जो है उसको भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में, भारत का जो गुलाबी शहर है, गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है। तो अगर बात करें गुलाबी शहर की, तो भारत का जो गुलाबी शहर है और भारत का जो पेरिस है वो जयपुर को कहा जाता है। तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, इसको भारत का पेरिस कहा जाता है और साथ में गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है आपका दक्कन की रानी किसे कहा जाता है। तो दक्कन की जो रानी है वो, तो दक्कन की जो रानी है वो भारत में किसको कहते हैं, पुणे को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में सीधा पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों की राजधानी आपके मुंबई को कहा जाता है और पुणे को क्या कहते हैं, दक्कन की रानी कहा जाता है। अच्छा, 7 टापुओं का नगर और भारत का हॉलीवुड, ये भी आपके नागपुर को ही कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्रधानमंत्रियों का शहर और ईश्वर की भूमि। तो ईश्वर की भूमि और प्रधानमंत्रियों का जो शहर है और संगम सिटी, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ये प्रयागराज, याद रखना, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, और इसी प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों की भूमि और आपका ईश्वर का वास और संगम सिटी के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें आपको लिख लेनी है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भारत में पेठा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है आपका आगरा को। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है मंदिरों का शहर, भारत में मंदिरों एवं घाटों का शहर किसको कहते हैं। तो मंदिरों एवं घाटों का शहर और भारत की काशी वाराणसी को कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अच्छा, बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद, भाई याद रखना है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर पूछेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहेंगे। तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है, इसको कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और फिर क्वेश्चन एक और आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर भारत में किसको कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। तो 3 मैनचेस्टर हमने देखे। पहले देखा भारत का मैनचेस्टर, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलेंगे भारत का है अहमदाबाद। फिर बोलेंगे आपका दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर। कौन सा है आपका, कोयम्बटूर। और फिर पूछा जाता है आपका उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कोई सा क्वेश्चन भी आपसे परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन सीधा पूछा जा रहा है कि कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। अगर बात करें आपके कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग की, तो कसोल गर्म पानी का जो झरना है वो आपके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कसोल तो कुल्लू में है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहाँ पर है। तो ये पार्वती जो नदी है, पार्वती नदी के तट पर है और एक गांव है वहाँ पे कुल्लू पे निकथन गांव के विपरीत है आपका कसोल गर्म पानी का झरना। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कुल्लू में एक तो आपका कसोल गर्म पानी का झरना है कुल्लू में, इसके अलावा और कौन कौन से है, सारे के सारे झरने कुल्लू के आज इसी
इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं। तो कुल्लू में आपका मणिकरण गर्म पानी का झरना है। ये बात आपको याद रखना है कि जो मणिकरण गर्म पानी का झरना है वो कहाँ पर है, तो मणिकरण गर्म पानी का झरना आपका कुल्लू में है। मणिकरण के अलावा आपका खीर गंगा, भाई साहब खीर गंगा भी कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खीर गंगा जो गर्म पानी का झरना है, ये गर्म पानी का है, लेकिन ये खीर गंगा जो है वो मणिकरण के बराबर गर्म नहीं है, लेकिन है तो गर्म। लेकिन ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका कुल्लू में है। कुल्लू में ही बहुत दफ़ा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन सीधा पूछता है कि वशिष्ठ गर्म पानी का झरना कहाँ पर है। तो भाई अगर बात करें वशिष्ठ गर्म पानी के झरने की, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे के सारे आपको कुल्लू के मैंने बता दिए। मैंने आपको मणिकरण बताया, कसोल बताया, खीर गंगा बताया, वशिष्ठ बताया। इसके अलावा अगर बात करें कुल्लू के मनाली में भी एक झरना है, उसका नाम है राहला। तो वो है, ये है ठंडे पानी का। तो राहला झरना कहाँ पर है, कुल्लू के मनाली में है। ये आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राहला ठंडे पानी का झरना कहाँ पर है, तो ये मनाली के पास है। इस बात को आपने, कुल्लू ज़िले में है लेकिन है कहाँ पे, मनाली के पास। इसके अलावा आपका ऑप्शन में दिया है शिमला। भाई शिमला में 2 झरने हैं और बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक है ठंडे पानी का, एक है गर्म पानी का। शिमला में एक है गर्म पानी का जिसका नाम है ज्यूरी। तो ज्यूरी जो है वो शिमला के रामपुर के पास है और ये जो है वो कैसा है, गर्म पानी का झरना है। और एक है शिमला के समरहिल में। समरहिल में कौन सा है, ठंडे पानी का है, और ठंडे पानी का है चैडविक। तो चैडविक झरना कहाँ पे, तो चैडविक शिमला में, और ज्यूरी भी कहाँ पर है, आपका शिमला में है। भाई एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन, ये वाली जो पैटर्न है ना, आपको ये परीक्षाओं में आपको पास करा के जाएगा। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हर एक व्यक्ति तक आप शेयर कीजिए। बहुत मज़ेदार ये वीडियोज़ है, आपको बहुत काम आने वाली है। भाई मंडी की बात करें तो मंडी में गर्म पानी का झरना है तत्ता पानी। याद रखना है, तत्ता पानी नामक गर्म पानी का झरना हिमाचल के किस जिले में, तो बोलेंगे सर मंडी में है। और अब हिमाचल प्रदेश टेट परीक्षाओं की डेट भी आ चुकी है, और जैसे ही मैंने बोला था कि नोटिफिकेशन आएगी साइकोलॉजी की वीडियो कल सुबह, ठीक मैं आपके बीच 8 से 9 बजे के बीच में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप साइकोलॉजी की वीडियो का भी वेट कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट साइकोलॉजी के लिए अब लगातार शुरू हो रही है, और सितंबर का महीना भी शुरू हो चुका है। तो साइकोलॉजी की धड़ाधड़ वीडियो जब हर दिन आपके बीच जो है आने वाली है, तो आप साइकोलॉजी भी ज़रूर पढ़ते रहिए। तो अगर आपको डिटेल से कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बता सकते हैं। भाई इसके अलावा कुल्लू हो गया, शिमला हो गया। भाई चंबा में सर कौन कौन से झरने हैं, सर चंबा के बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चंबा में सप्तधारा। सप्तधारा जो पानी का चश्मा है वो कहाँ पर है, तो सप्तधारा जो वाटर स्प्रिंग है ये चंबा में है। चंबा में ही आपका जो पंचपूला है, चंबा में आपका कौन सा है, पंचपूला। बहुत बार पूछा जाता है कि पंचपूला कहाँ, पंचपूला चंबा में है आपका, सॉरी सप्तधारा, ये मैं माफ़ी चाहूँगा, एक धनचो है, मैं धनचो की बात कर रहा था और गलती से मैंने पंचपूला बोल दिया। पंचपूला एक जगह है, ये तो चंबा में। धनचो की बात करें तो धनचो जो है वो चंबा के भरमौर के पास एक पानी का झरना है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना। तो चंबा में है, धनचो है, सप्तधारा है। अच्छा, चंबा के मान में ना एक कालिका कुंड झरना भी है, कालिका कुंड। ये तीनों पूछे जाते हैं भाई। एक तो कालिका कुंड आपको याद रखना है, कालिका कुंड आपका धनचो और सप्तधारा, तीनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवाई देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। भाई बात हो रही है नवाई देवी मंदिर की। नवाई देवी मंदिर है तो मंडी में, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट दिया था, एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो मंडी जिले के सरकाघाट कस्बे में ये नवाई देवी मंदिर पड़ता है। आज मंडी जिले के मंदिरों की ही थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि मंडी में कौन कौन से मंदिर है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन करवाना हमारा एक पैटर्न रहता है। अच्छा, बात करें मंडी में आपका श्यामा काली मंदिर, जिसको टारना देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो श्यामा काली मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपका मंडी जिले में है, और इसको जो है मंडी के राजा श्याम सेन ने, टारना पहाड़ी एक मंडी में पड़ती है, उनके द्वारा बनाया गया था। तो मंडी के राजा श्याम सेन होते थे, उनके द्वारा श्यामा काली मंदिर या टारना देवी माता का मंदिर बनाया गया था। अच्छा, मंडी में ही माधो राय मंदिर है। तो माधो राय मंदिर आपको जरूर याद रखना है। माधो राय मंदिर आपका कहाँ पर है, मंडी में है। मंडी में ही आपका कामाक्षा देवी माता का मंदिर है। करसोग में है भाई, करसोग में है आपका कामाक्षा देवी मंदिर। तो कामाक्षा देवी माता का मंदिर किस शैली में बना है, पैगोडा शैली में। तो कामाक्षा देवी माता का मंदिर भी कहाँ पर है, आपका मंडी में है। इसके अलावा आपका शिकारी देवी, तो शिकारी देवी मंदिर ये भी आपका सुंदरनगर मंडी में है, और ये बिना छत वाला मंदिर है भाई। शिकारी देवी माता की चोटी भी है,
शिकारी देवी मंदिर भी है। अच्छा, भूतनाथ मंदिर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टेट परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है। तो भूतनाथ मंदिर आपका मंडी जिले में है, और भूतनाथ मंदिर को मंडी शहर में पड़ता है भूतनाथ मंदिर। इसको मंडी के राजा अजबर सेन ने बनाया था। किस शैली में, ये क्वेश्चन भी आता है। तो भूतनाथ मंदिर शिखर शैली में बनाया गया था। तो इसको शिखर शैली में बनाया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। तो मंडी का जो ये मंदिर है वो शिखर शैली में किसने बनाया था? मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा बनाया गया था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखें। अच्छा, मंडी में ही पराशर मंदिर है। पराशर मंदिर वही जिसको मंडी के एक राजा होते थे बाणसेन ने पराशर मंदिर को कब बनाया था? 1346 ईस्वी में बनाया था। मंडी में ही मगरू महादेव मंदिर है, बहुत बार पूछा जाता है। मंडी में ही एक मंदिर है पंचवक्त्र मंदिर। तो पंचवक्त्र मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ पर है? आपका मंडी में ही है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और पंचवक्त्र मंदिर को किसने बनाया था? तो मंडी के एक राजा होते थे सिद्धसेन, उनके द्वारा मंडी के पंचवक्त्र मंदिर को बनाया गया था। आज का आखिरी और बेहतर क्वेश्चन कि नरसिंह टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? भाई देखो, एक तो गौरी देवी का टिब्बा और एक नरसिंह टिब्बा, ये दोनों की दोनों चोटियाँ हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पड़ती है। तो नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा, ये दोनों चोटियाँ हिमाचल के चंबा में है। चंबा में ही आपकी तामसर चोटी है। तो तामसर चोटी हिमाचल के किस जिले में है? तो तामसर चोटी भी आपकी कहाँ पड़ती है? आपकी चंबा में है। तामसर के अलावा आपका पीर पंजाल सबसे ऊंची चोटी है आपके चंबा जिले की। तो पीर पंजाल भी आपकी चंबा में है। और चंबा की सबसे ऊंची चोटी है कैलाश चोटी। एक है किन्नर कैलाश, वो है किन्नौर में, लेकिन एक कैलाश चोटी जो भरमौर में पड़ती है, ये भी आपके चंबा में है। कैलाश चोटी भी। एक है बाराकंडा चोटी, ये भरमौर में है, ये भी आपकी चंबा जिले में है। इसके अलावा मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू। लेकिन कुल्लू में बहुत सारी चोटियां हैं। कुल्लू की चोटियां की बात करूं तो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डिब्बी बोकरी पिरामिड। तो डिब्बी बोकरी पिरामिड कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है। कुल्लू में आपकी सांच चोटी है, कुल्लू में आपकी पतालसू चोटी है, पीन पार्वती चोटी है, इंद्र किला चोटी है, श्रीखंड चोटी कुल्लू में है, मेवा कुंदिनो चोटी कुल्लू में है, दियो टिब्बा चोटी कुल्लू में है, सोलंग चोटी कुल्लू में है, इंद्रासन चोटी कुल्लू में है, घोरातन तनु चोटी कुल्लू में है। तो कुल्लू में बहुत सारी चोटियाँ हैं। कुल्लू में आपकी सांच पीक है, पतालसू पीक है, पीन पार्वती है, इंद्र किला है, श्रीखंड है, मेवा कुंदिनो है, दियो टिब्बा है, सोलंग है, इंद्रासन है, डिब्बी बोकरी पिरामिड तो खैर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। किन्नौर में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, और ये किन्नौर की भी सबसे ऊंची चोटी, हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी। इसकी हाइट 7026, कहीं कहीं पे 7025 भी दी गई है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा लाहौल स्पीति यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारे पास मंडी है, तो मंडी में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। मंडी में शिकारी देवी चोटी है, मंडी में आपकी सिकंदर धार है, घोघर धार है, ये सारी चीज़ें हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक वीडियो मैं 20 से 22 मिनट की ही बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए जोश नए उम्मीद के साथ। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।